सगळ्यांना नमस्कार. अस्सलाम वालेकुम. मी आज या सभेवर येत असताना, सभेकडे येत असताना गर्दी बघून मला एका माणसाची आठवण झाली, जे आज आपल्यात नाही आहेत. त्यांचं नाव आहे कुंदन गोटे. मला आठवतं 2012ची सभा आणि 2017ची सभा नेहमी ते लावायचे आणि मी असं मोटरसायकलवरनं घाई गडबडीत सभेला यायचो. अशाच पद्धतीने भाषण करायचो. मी यायचो, ते भाषण करत असायचे, ते बाजूला व्हायचे, माझं भाषण सुरू व्हायचं आणि सभा समाप्त होत. त्या माणसाची आठवण काढल्याशिवाय आजची सभा सुरू होऊ शकत नाही. या वॉर्डात तसं काय बोलायचं? सरडा किती वेळा रंग बदलतो, और गिरगिट कितने बार अपना रंग बदलता है. उसका बाप ये वार्ड में रहता है. गिरगिट का अगर कोई बाप है तो वो ये वार्ड में रहता है. यानी औरतें जैसी साड़ी बदलती है ना, दोपहर को एक साड़ी, शाम को एक साड़ी, रात को तीसरी साड़ी, वैसे यहाँ का उम्मीदवार है वो साड़ियां बदलते रहता है. कितने रंग बदलता है. यानी बेशर्मी की अगर कोई हद है तो वो उम्मीदवार है. मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन गद्दारी जिसके खून में है. और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उनमें से एक उम्मीदवार है, त्याच्यातला एक उमेदवार आहे ज्याच्यावर MRTPची केस आहे. तो या निवडणुकीच्या अर्जामध्ये वाचलाय, पण तो आयुष्यभर कधीही नगरसेवक होऊ शकत नाही. हायकोर्टात मी स्वतः जाऊन त्याची उमेदवारी रद्द केली. त्याच्या विरुद्ध हायकोर्टाने निकाल दिलेला होता. खर तर इथल्या निवडणूक आयोगावरती महानगरपालिकेचा प्रचंड दबाव आहे. आणि हे कसं आहे, पॅनल म्हणजे शिवसेना, भाजप सगळे मिळून बनवलेलं पॅनल आहे. वॉर्ड क्रमांक 31 मध्ये ओरिजिनल कोणच नाहीये. एक बाई आहे, ती आहे गोरेगावची, पण सध्या गेले 4-5 वर्ष इथे पैसे वाटत फिरत होते. मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने का काम अगर किसी ने जिंदगी में पहली बार किया होगा तो उस औरत ने किया है. यानी इतनी नाकाम, और जिसको बेशर्मी की हद कही जाए, ऐसा काम उस औरत ने किया. मैं उसके पास भी नहीं था, जिन्हें मेरे ख्याल से मैं शायद इतना दूर था उससे, और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं उसको हाथ लगाने गया. क्या हद झाली बायकांची. लाजही वाटत नाही. आणि निवडणुकीला उभी राहते. हर वक्त पार्टियां बदलने का काम करने वाले गिने चुने उम्मीदवार इस 31 नंबर के वार्ड में पैनल में खड़े हैं. हमने हमारे पास हमारे ओरिजिनल ही रखे हैं. याद करिए वो दिन 2009 के पहले ये मुंबरा कैसा था. क्या मावशी कसं होतं मुंबरा 2009 पूर्वी? रस्ते होते का चालायला? रस्ते, हा रस्ता कोणी केला?
या संजय नगर मधल्या प्रत्येक कॉन्क्रीटच्या रस्त्यामागे जर कोणाचा मेहनत, कोणाचा रक्त आटलं असेल तर ते ह्या माणसाचं आटलं, ह्या माणसाचं. नगरसेवकांनी यायचा निधी मागायचा, निधी त्यांना मी दिला, रस्ते बनले. मी क्रेडिट घ्यायलाही आलो नाही आणि म्हणजे काम केलंय सांगायलाही आलो नाही. कारण का बदललेला मुंब्रा हा लोकांच्या नजरेसमोर होता. ज्या स्टेशनवर कधी उभं राहता येत नव्हतं त्या स्टेशनवरती आता एक साधा हिशोब सांगतो. मुंबईतला माणूस होता घर विकल्यानंतर, खास करून मुसलमानांचं सांगतो, मुंबईतला माणूस छोटस घर विकतो आणि तो आता गोवंडी किंवा भिवंडी किंवा जोगेश्वरीला जात नहीं. वो ये सोचता है कि अगर मैं रहने पे जाऊं तो भिवंडी में जाऊं, वहां अमन और शांति. इथे कधी हिंदू मुसलमान वाद झालेला पाहिला? मैं इतने हिंदूंनाही विचारतो, इथल्या मुसलमानांनाही विचारतो, आपने कभी इधर हिंदू मुसलमान होते हुए देखा है? लेकिन यहाँ की एक औरत उम्मीदवार है जिसने हर दम ये कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों में तेड़ बढ़ती जाए. उसका रंग अलग है, उसका रूप अलग है. कभी कोई नगरसेवक ने यहां पे समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया? ये हमारी बच्ची घर घर दौड़ती रही, लोगों तक पहुंचती रही, बच्चा पेट में था, फिर भी कभी ये नहीं सोचा उस हालात में भी वो लोगों तक जाती रही, पहुंचती रही और काम करती रही. काम का हुनर था, एक जोश था, और ऐसे ही उम्मीदवार को हमने इस चुनाव में लड़ाया है. पिछले बार मेरी गलती हुई कि सुधीर ने बराबर विकेट निकाल ली थी, एक की कोर्ट से विकेट गई थी. ये तो मेरी अक्ल मार खा गई थी कि कोर्ट से लेके सब खर्चा करके मैंने ही उस आदमी को बचाएगा, लेकिन वो इसके आगे बच नहीं सकता है. मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती. ये बड़े चुनाव आयोग ने उसको माफ किया है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसकी पॉलिटिकल जिंदगी खराब कर दूंगा. अरे खुद के नाम पे इलीगल बिल्डिंग बनाते हो तो क्या वो बिल्डिंग गिराई गई है क्या? वो रहेगी ना जैसे कि वैसे तुम्हारे नाम पे. जब तक वो बिल्डिंग तुम्हारे नाम पे, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते. तुम चुनाव नहीं लड़ सकते. कितने बार आए लोगों से मिलने हो? कितने बार वो आए तुमसे मिलने? उनसे तो शायद ज्यादा ये रोड पे मैं चलता हूं. लोगों की समस्याओं को ध्यान देने के लिए कितने बार पहुंचे हो यहाँ पे? एक तो आदमी 1 महीने पहले पे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे करके गाना गा रहा था मेरे घर पे आके, शिवा के गले में हाथ डाल के. कब रात को उसका मन पलटी होगा पता ही नहीं चला. लेकिन ये मुंब्रा का पूरा बदलाव, मुंब्रा में हो रहा सुधार, चलो बात करो उसके ऊपर मेरे से आके. मुंब्रा में क्या किया, मुंब्रा में क्या किया? एमएम वैली का रास्ता, यहाँ के सब कंक्रीट रास्ते के ऊपर से आए क्या? आज जो ठाणे शहर में नहीं है, ऐसा कैंसर का अस्पताल आज हमारे मुंब्रा शहर में है, एमएम वैली रास्ते पे.
शिवाजी पार्क जाते थे, 2-2 घंटा देते थे। आज वैसे क्रिकेट की एकेडमी हम एमएम राजी पे बनाने जा रहे, काम शुरू हो गया है। ये सम्राट नगर में पानी की टंकी बन रही है, जाके पूरे पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। वही एमएम वाली के रास्ते पे एक स्कूल बन रही है, कॉलेज बन रहा है, एक मार्केट बन रहा है, बस डिपो बन रहा है। और जाओ, मैं खुली चुनौती देता हूं पत्रकारों को कि वो बोलेंगे तो ख्याली बुलाव है क्योंकि चुनाव है। जब काम शुरू हो गया जाके देखते हो, ये सब डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? आप इतने साल नगर सेवक रहे, आपका एक काम तो बताओ जो मुमरा वाले याद रखेंगे, ऐसा एक काम तो बताओ। ऐसे में 20 काम जिनके दिखाऊंगा जो मेरे मरने के बाद भी मुमरा वाले कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ बिल्डिंगों से पैसा लेने का काम किया और खुद के नाम पे बिल्डिंगें बनाते रहे, वो तुम्हारा क्या सुधार करेंगे? उनके घर में तो साड़ियां बदलने का ही काम चलता है। कल इसके कंधे पे हाथ तो परसों उसके कंधे पे हाथ। आदतें बदलती हैं और उनके इस कारण से मुमरा के हालात वो बदल नहीं सकते। मुमरा के अगर हालात बदलने हैं, जो हमने तरक्की का दौर शुरू कर दिया है, वो तरक्की का दौर हमेशा कायम रखने के लिए ये 4 हाथ मेरे मजबूत करके मुझे दीजिए। ताकि आपको आमदार के पास नहीं आना पड़े। शिवाजी नगर में जाओ तो आपको महीन मिलेगा, नीचे जाओ तो पिंटिया दादा के घर में सुधीर मिलेगा, इधर ही नीचे जाओ तो हमारा वाला भाई मिलेगा। और शिवा और पल्लवी तो हर घर घर में है ही। तो एक ऐसी अच्छी टीम मैंने आपके हाथ में दी है। हम भाईचारे के ऊपर बात करते हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आज तक हजारों करोड़ रुपया हमने यहां पे लाके लोगों को दिया है, लोगों के खीसे में नहीं दिया है, लेकिन यहां पे डेवलपमेंट में लगाया है। हमने ख्याली पुलाव नहीं दिए कि हम ये लाएंगे, हम वो करेंगे, हमने करके दिखाया है। क्यों फिरोज, कैसे थे गांव देवी में एक जमाने में पानी के हाल, और अब कैसे है तुम्हारे इधर पानी के हाल? अभी भी लाइन का काम चालू है। और जो पहली टंकी बनी थी वो किधर बनी थी भी फिरोज? गांव देवी में। आज गांव देवी के घर घर में नल है। ये हमने ख्याल रखा है कि म्युनिसिपैलिटी का काम होता है गटर वाटर मीटर। जब भी मुमरा में पानी जमा हो जाता है, रास्ते में कौन दिखता है? जो आज बड़ी बड़ी भूमिका लेके आपके सामने स्टेज से बात करते, वो कभी आए क्या?
वो रास्ते पे कभी दिखे क्या? जब भी मुमरा में मुसीबत का माहौल दिखा वो कभी आए क्या? हाँ, मैंने यही पे कहा था कि तुरंत हमारी सत्ता आते ही हम उसको कैंसिल करेंगे, हमारी सत्ता आई ही नहीं। अब आप सत्ता में बैठे हो ना, आप बीजेपी के साथ हाथ मिला के सत्ता में बैठे हो ना, आप बड़े बड़े वादे करते हो क्योंकि आपके पास दादा है, तो वो दादा को लेके जाओ ना मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री को बोलो टोरेंट कैंसिल करके दो। झूठ क्यों बोलते हो? यहां का एक उम्मीदवार जो यहां का शाखा प्रमुख बना बैठा था, जिसने अब अपना चेहरा ढांक लिया है और घड़ी निशान पे खड़ा है, वो जिसको बाप मानता था वो तो मुख्यमंत्री था इस राज्य का। तो तभी क्यों नहीं टोरेंट कैंसिल किया हुआ है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री था ना, एक सही से वो टोरेंट उड़ा सकता था, क्यों नहीं उड़ाया? और टोरेंट हमने नहीं लाया, 2017 में टोरेंट देवेंद्र फडणवीस ने लाया। हमने तभी भी लड़ाई लड़ी और हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कैंसिल करने का काम बीजेपी खड़ी और शिवसेना के हाथ में है। चोर चोरी कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन चोर को छोड़ के हमारे ऊपर इल्जाम लगा है। हम तो ऐसे गालियां खाने के लिए पैदा हो गए। कोई भाषण में बोलता है जितेंद्र आवाड़ को नंगा कर देंगे। अरे ये कोई भाषा है? मैं किसी भाषण का जवाब देने स्टेज पे नहीं चढ़ता हूं। मैं किसी गाली का जवाब गाली से नहीं देता हूं। मैं प्यार से बात करता हूं, प्यार से जवाब देता हूं। क्योंकि मुमरा ने मुझे एक सिखाया कि इंसानियत ही मुमरा को जिंदा रखती है। मुमरा का आदमी सुबह उठता है, काम पे जाता है, शाम को आता है, घर आता है। इसलिए मुमरा के बदलते हुए हालात सबसे ज्यादा अगर किसी को मालूम है तो उस काम करने वाले आदमी को मालूम है। क्योंकि एक जमाने का गंदा स्टेशन उसने देखा है और एक जमाने में इसी रास्ते से जब वो पहाड़ पे चल के जाता था तो नीचे के पत्थर उसको आज भी याद आते होंगे कि ये पत्थर थे, अब मैं सीधे चल के अपने घर जाता हूं। ये सब डेवलपमेंट के काम यहां पे हुए। एक जमाने में मुंबईला घर किती विकलं जायचं? संजय नगर मध्ये झोपडीची किंमत काय होती? लाख 2 लाख। आज क्या है? म्हणजे 2 लाखाची झोपडी आता 25 आणि 30 लाखाला विकली जाते। म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी फरक मुंबईत झाला की नाही झाला? झाला की नाही झाला? अहो जरा जोरात बोला की मला पण ऐकायचं। घराच्या किमती अशाच वाढत नसतात। जोपर्यंत आजूबाजूचा परिसर सुंदर होत नाही, व्यवस्थित होत नाही, तोपर्यंत घराच्या किमती वाढत नाही। आज 2 लाखाला घेत, मी नाही बोलते, हेच बोलतोय, म्हणजे त्या झोपडीत राहणारे लोकच सांगतायत। जर 2 लाखाची झोपड़ी 25 लाखाला विकली जात असेल तो इसके बाद झोपड़ी बेचने के बाद जैसे तुम्हारे इधर रिवाज है कि एक इलीगल बिल्डिंग बनेगी तो दादा को कुछ देना पड़ता है, वैसे इस दादा को भी झोपड़ी बेचने के बाद थोड़ा दिया कुछ। हालांकि मैं कभी किसी से कुछ देता नहीं, लेकिन यहां दादा भाई की आदत है ना कि कुछ भी करो तो दादा को प्रसाद दो। ये दादा को प्रसाद देने का बंद करने का है और इसलिए दादा को घर भेजना है। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। ऐसे कितने दादा आए और चले गए मेरी जिंदगी में। और मैं आज भी बोलता हूं कि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा।
मैं अमन और शांति चाहता हूं, उसकी चाहत रखता हूं, लेकिन अगर भिड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा माफ होगा। मैं आज भी मेरे कार्यकर्ताओं से कहना कहूंगा कि जरा भी चुनाव में माहौल खराब करने का काम तुम मत करना, क्योंकि कोशिश वो ही करेंगे, क्योंकि उनको पूरा मुमरा में नजर आ रहा है कि लोग वोट कैसा करते हैं। ये ऐसा ही गंदा माहौल, दादागिरी वाला माहौल उन्होंने विधानसभा के चुनाव में किया था। पत्रकार भी बोल रहे थे चुनाव बहुत मुश्किल है, हमारे साथ बहुत मुश्किल है। सब पत्रकार मुझे आके बोलते थे फार अवघड आहे आम्हाला सर, फार अवघड आहे। मला पण वाटायचं फार अवघड आहे। आणि जेव्हा निवडणुकीच्या पेट्या उघडल्या काय चालू झाली कळलीच नाही। हजार म्हणजे एका कोटीत 1000 वोट होते, तर समोरच्याला 40, मला 960, समोरच्याला 35, मला 975। लोक बोलून दाखवत नाही, लोक करून दाखवतात। त्यांना लोकांना तोंडावर वाईटपणा घ्यायचा नसतो। लोक मला फोन करून सांगतात साहब ज्यादा ध्यान मत देना, दादा आया पुराना संबंध है, हम बात कर लेंगे लेकिन वोट आपको ही देंगे। ही लढाई फक्त मतांची नाही आहे, ही लढाई विचारांची लढाई आहे, ही लढाई डेव्हलपमेंटची लढाई आहे। एक स्वतःचं काम आहे, स्वतःच्या घराखालचा रस्ता आत्ता बनला आत्ता। काय रे कोळीवाड्यामध्ये किती रस्ते बनलेत रे? कुठे घर कोळीवाड्यातला प्रॉब्लेम वरती आहे रे? कोळीवाड्यातले अजून किती रस्ते बनायचे रे? निधी मी दिला, निधी मी। रेल्वे फास्टट्रॅकच्या इथला पूर्ण रस्ता करून दिला, पूर्ण आयशा मस्जिदचा एरिया कॉन्क्रीटचा करून दिला। म्हणजे ते स्वतःच्या घरच्या खालचा रस्ता बनवू शकत नाही, तो तुमच्या घरचा खालचा रस्ता काय बनवेल? आणि एका घरातल्या किती माणसांनी फॉर्म भरावं? यार कितना डर का माहौल था कि मेरा फॉर्म जाएगा कि इसका फॉर्म जाएगा कि इसका फॉर्म जाएगा। अरे कम से कम इतनी तो शर्म रखो, टोरेंट का बिल तो भरा करो। अरे गरीब आदमी टोरेंट का बिल भरता है और तुम तुम्हारे घर में डायरेक्ट लाइट शुरू कर सकते हो, और टोरेंट वाले डर के मारे तुम्हारे घर पे नहीं आते, लेकिन गरीबों के घर पे जाते, और इसलिए टोरेंट के खिलाफ तुम कभी नहीं बात करो। ठीक है, डायरेक्ट लाइट तुम्हारे घर पे चलती है, दूसरे के घर पे नहीं चलती। और इसलिए हम इस शहर का सुधार करने आए थे, इस शहर का सुधार करते रहेंगे। ये शहर आने वाले 5 साल में पूरा बदल डालेंगे, ये वादा करने के लिए मैं आया है। पुढच्या 5 वर्षामध्ये हा शहर आज जसं आहे त्याच्यापेक्षा ते जास्त सुंदर झालेलं असेल। या शहरामधली सामाजिक एकता कायम राहिली पाहिजे। या शहराकडे अजून लक्ष देण्याची गरज आहे। आपल्याला माहित नसेल तर सांगतो, आपण चुहा पूल जो आहे त्या चुहा पूलवर एक रस्ता काढलाय, ज्याचं टेंडर झालंय। तो रस्ता डायरेक्ट एमएम व्हॅलीकडे जातो आणि एमएम व्हॅलीतनं बाहेर निघून तो डायरेक्ट वाय जंक्शनला निघणार आहे।
म्हणजे मुख्य रस्त्यावरचा ट्रॅफिकच कमी होणार आहे. हॉकर्स ही समस्या सार्वत्रिक आहे. हॉकर्स कोणी बाहेरची लोक जात नाही, आपल्याच शहरातली लोक हॉकर्सकडे जातात. वाईट वाटून घेऊ नका माझ्या महिला भगिनींनी. पण मला आठवतं की माझी आई मच्छी, मटण आणि भाजी आणण्यासाठी 3 ते 4 किलोमीटर चालत बाजारात जायची. दर रविवारी नवरा बायको दोघं बाजार करायला जायचे आणि आठवडाभराची लिंबू, मिरची, कोथिंबीर घेऊन यायची. आता जातात काय नवरा बायको कधी गेलेत का पिशवी हातात घेऊन बाजारामध्ये? त्या बायकोला माहिती आहे बाहेर पडले की समोरच बसलाय कोथिंबीरवाला, लिंबूवाला, त्याच्याकडनं घेतली चटणीवरती. चालायची सवयच नाही. आणि मग तरुण वयातच गुडघ्याचा आजार, पाठीचा आजार, कमरेचा आजार, त्यांना चालायची सवयच नाही. पाटा वरवंटा तर काय संबंधच राहिलेला नाही. कपडे धुण्याची सवय राहिलेली नाही, त्यामुळे हाताला व्यायाम नाही, पायाला व्यायाम नाही. हे महिला भगिनींसाठी सांगतोय. घरात मिक्सर आहे ना, आहे की नाही आहे ना? पण पाटा वरवंटा कसा असतो हे तरी माहितीये का आजीने समजवलंय कधी? या पूर्वीच्या गोष्टी होत्या, पण त्या शरीराला मजबूत करायच्या. पण आता अर्थात परिस्थिती बदलली आहे. सकाळी 7ची ट्रेन पकडायची असते, त्यामुळे कुठल्या पाट्यानं वरवंट्याला हात करणार? रोजचा संसार चालवण्यासाठी नोकरी करावी लागते, त्या नोकरीसाठी धावपळ करावी लागते. मला आठवतं जेव्हा मी आलो, तुमच्याच वॉर्ड आहे ना, मेक तुमच्या वॉर्ड आहे ना. मेकचा जेव्हा मी आलो तेव्हा मेकचा गाळा 15, 10, 5, 10 लाखाला विकायला लोक तयार झाले होते. काही दम नाही, कुछ मजा नाही है मेक में, अब छोड़ के चले जाओ. मेकच्या सगळ्या दुकानदारांनी बैठक घेतली आणि मला सांगितलं की 24 घंटा लाइट मिलेगा, कोई हम बच सकते वरना हमको ही बेचना पडेगा. मी 2 महिने मेहनत घेतली आणि मेकला 24 तास लाईट दिली. आज मेक मध्ये एक गाला 1 कोटीला विकला जातो, 1 कोटीला. आज मेक मध्ये कमीत कमी 5 ते 6 हजार लोक कामाला आहेत. आणि ते सगळे कोण आहेत? तर त्याच्यातले अर्धे अधिक लोक हे मुंबईत राहणार आहेत. खरं तर मुंबऱ्यामध्ये छोट्या छोट्या मण्यांचं काम, गळ्यातल्या ते चेन, नेकलेस, म्हणजे ते ज्वेलरीचं काम, हे छोटा उद्योग या मुंबऱ्यामध्ये खूप चालतो. मोतीचं काम आणि ते वाढवण्याचं काम आपल्याला केलं पाहिजे. कुठली तरी शासकीय योजना आणून प्रत्येकाच्या घरगुती कामात आपण त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. ते करण्याचं काम आम्ही करत होतो आणि ते याच्यापुढे करत राहू. जास्तीत जास्त घरगुती उद्योगांना फायदा मिळेल हा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. आता पूर्ण कळवा इथे गॅस पाईपलाईन येतो. आता आपली गॅसची पाईपलाईन मुंबऱ्यासाठी ही शिळ भागातनं पार होत आली. ते गॅसचे पाईप लावण्याचं काम कवशाच्या काही इमारतींमध्ये सुदूर झालेलं आहे. त्या गॅसला जे पिवळे पाईप लावतात माहिती आहे, त्याच्यातनं गॅस वरतीच होतो. पुढच्या 5 वर्षांमध्ये मुंबऱ्यामध्ये पूर्ण पद्धतीने तुमच्या घरात गॅसची पाईपलाईन आलेली असेल, तुमचा सिलेंडरचा खर्च कमी झाला.
आता तुम्ही म्हणाले काय बोलताय, पत्रकार आहे ते मला माहिती आहे ते काय करणार आहे. जितेंद्र आव्हाड की पोल खोल कहाँ है गैस की पाइपलाइन, जब ओवन नूरी में अभी लग गए गैस की छोटे छोटे लाइन, और महानगर वाले गैस को पूछो कि तुम्हारी पाइपलाइन कहां तक पहुंची. गॅस असा येत नाही, मोठ्या पाईपलाईन मधनं तो एका कोपऱ्यापर्यंत आणला जातो आणि नंतर त्याच्यातनं छोटे लाईन काढून तो मार्गस्थ केला जातो. जसं पाण्याचं आहे की पाण्याची मोठी पाईपलाईन ठाण्यातनं येते, या रेतीबंदर पर्यंत येते, रेतीबंदर नंतर ती पसरवली जाते आणि तुमच्या ह्या भागाला पाणी दिलं जातं. त्याच पद्धतीने गॅसचं आहे. मी काय वचननामा वगैरे वाचलेला नाही, बघून आलेलो नाही. जे काही इथे ते तुमच्या समोर बोलतोय, मी बोलताना कुठलाही अभ्यास करून आलेला नसतो. काम केलेलं आहे त्या कामचं काम माणसाला काही वाचण्याची गरज वाटत नाही. हा यांचं वचन आहे, नाम आहे. मला वाटतं की थोडंसं शंकर मंदिर ट्रस्ट वाल्यांशी बोलून तिथे एक सुंदर बगीचा करण्याची गरज आहे. खरं तर 5 वर्षामध्ये तिथे गार्डन झालं असतं. कोविड आला, कोविडमध्ये मीच आजारी पडलो, नशिबाने साथ दिली नाही. मंत्री झालो पण कोविडमध्ये मंत्री काय केला, आणि महाराष्ट्राला लागलेला सर्वात मोठा शाप गद्दारीचा, त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळ पडलं. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, गद्दारी गाडा, गद्दारी गाडा. शिवाजी महाराजांची गद्दारी करणाऱ्या खंडोजी खोपडेचं राज्य या महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही. शिवाजी महाराजांची गद्दारी करणाऱ्या सूर्याजी पिसाळचा इतिहास लिहिला जात नाही. इतिहास लिहिला जातो तो मदारी मेहतरचा, ज्याने जीवाची पर्वा न करता शिवाजी महाराजांचा जीव वाचवला. इतिहास लिहिला जातो तो जीवा महालाचा, ज्याने वार आपल्या अंगावर घेतला आणि शिवाजी महाराजांचे जीव वाचवले. हे शिवरायांचं राज्य आहे, हे गद्दारी विरुद्ध उभं राहिलंच पाहिजे. ये गद्दारों की अपनी जगह दिखाओ. कह दो इनसे कि हम ईमान वाले हैं, सब कुछ हो सकता है लेकिन हमारा ईमान खरीदा जा नहीं सकता. आता 4 दिवस राहिले, आता भाव करेल, भाव चालू झाला. भाव घराघरात येतील 1000, 2000, 1000, 2000. नाही, दारू तर काय ते दादाची खायची आहे. पण मी मागच्या वेळेस 2017लाही समजून गेलो आणि आजही समजून झाला. चला असं समजूया, तुम्हाला 1000 रुपये मिळाले, 1 वोट 1000. आता लक्ष द्या, सगळ्या महिलांना, खास करून महिलांना सांगतो, 1 मत किती रुपये? 1000 रुपये. 1 मत तुम्ही किती वर्षासाठी देता? 5 वर्षासाठी. बरोबर आहे? 1 मत जेव्हा तुम्ही 5 वर्षासाठी घेता आणि 1000 रुपये घेता, तेव्हा वर्षासाठी किती घेता? 200 रुपये. 200. बरोबर आहे? हिशोब चुकत असेल तर महिलांना हिशोब व्यवस्थित करतो. किती घेता? 200 रुपये. म्हणजे 6 महिन्यासाठी किती घेता? 100 रुपये. 6 महिन्यासाठी 100 रुपये घेतले तर 3 महिन्यासाठी किती घेता? 50 रुपये. 3 महिन्यासाठी 50 रुपये घेतले तर एका महिन्यासाठी फक्त 15 रुपये घेता. 15. एका महिन्यासाठी 15 रुपये घेणार असाल तर दिवसाला फक्त 20 पैसे पडतात. 20 पैसे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं मत तुम्ही 20 पैशाला विकता. 20 पैशाला.
अरे बाजारात आता एक केळं आहे ना, केळं, एक मेथीची जुडी, एक कोथिंबिरीची जोडी सुद्धा 20 पैशाला मिळत नाही. इतकं स्वस्त तुमचं मत आहे? अरे त्या बाबासाहेबांनी तुम्हाला एक मताची किंमत ही अंबानी आणि अडाणी एवढी करून ठेवली आहे. त्या अंबानीला पण एक मत आहे आणि इथल्या माझ्या लताताई जाधवला पण एकच मत आहे. या अंबानी काय आपलं घर मत विकत नाही, पण लताताई जाधव आपलं जाऊन मत विकून येते आणि स्वतःला विकते. स्वतःला विकू नका. स्वतःला विकलं की मग दादाच्या घरी बाहेर लाईन लावावी लागते. कारण का दादा काय म्हणतो, लताताई 1000 रुपये दिलेले, आता बोलायचं नाही जास्त. तुम्हाला जर तुमची दादागिरी कायम ठेवायची असेल तर मतं विकू नका. तुमचा हक्काचा मत हक्काच्या माणसाला द्या, म्हणजे त्याची जाऊन कॉरल पकडते. नेहरू पंतप्रधान झाले, ही सत्य घटना मी तुमच्या कानावर घालून माझी मीटिंग संपवतोय. नेहरू पंतप्रधान झाले आणि अलाहाबादच्या एका सभेमध्ये एक म्हातारी बाई स्टेजवर चढली. तेव्हा काय बंदोबस्त वगैरे नसायचा आणि तिने नेहरूंची कॉलर पकडली. आजाद, तुमको आजादी मिली, हमको क्या मिला? काय विचारलं तुम्ही? देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, मला काय मिळालं? नेहरूंनी तिला उत्तर दिलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे एका पंतप्रधानाची कॉलर पकडण्याची ताकद तुला मिळाली. या देशाचं संविधान बदलण्याचं काम केलं जात आहे. या देशामध्ये हिंदू मुसलमानांचा वाद निर्माण केल्याचा प्रयत्न केला जातोय. या घड्याळ निशाणीवर निवडून आलेली माणसं सरळ सरळ हिंदू मुसलमान करतायत. आपल्याकडे हिंदू पण बसलेत आणि मुसलमान पण बसलेत. आपल्याकडे पदर घेतात की नाही डोक्यावरनं? मैं हिंदू स्त्रियांना, मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, गांव में घूंघट लेती हो कि नहीं? लेती हो ना? किसी पराई मर्द के सामने जाते वक्त अपना घूंघट हटाती हो? घर से बाहर जाती हो तो घूंघट हटाती हो? और समझो किसी ने आपके घूंघट को हाथ लगा दिया तो उसके कान के नीचे यही सुनना चाहता है। नीतीश कुमार नाम का एक मुख्यमंत्री जो बीजेपी के समर्थन पे ऊपर मुख्यमंत्री बना है, वो हमारे पर्दानशीन औरत को देखता है, उसके नजदीक जाता है और उसका ऐसे पर्दा उठा देता है। आप हिंदू हो या मुसलमान, किसी पर्दानशीन औरत का पर्दे को हाथ लगाना मुनासिब है? मैं हिंदू औरत से पूछ रहा हूं, मुनासिब है? घूंघट और पर्दे में कोई अंतर नहीं है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। वो जो हम चेहरा ढकते हैं वो स्त्री लज्जा सुरक्षित रखने के लिए करते हैं और वो मर्दों के सामने नहीं। आप हिंदू है, आपले मराठी बायका पण असतील ना? गावामध्ये पदर घेतो ना डोक्यावरनं, ते गावामध्ये बाजारात गेल्यावर बाई असो नाही तर पुरुष सगळ्यांसमोर आपला पदर कायमच असतो. आपल्या पदराला कोणी हात घातलेला चालेल काय? हात तोडून हातात घेऊ, पदराला हात घालायची तर असं म्हणतो ना आपण. ए बेटा, ते कोणाला जाताना अडवू नका, त्यांना व्यवस्थित बाहेर जाऊ नका, कुठेही धक्का बिक्का लागू देऊ नका. एक मुख्यमंत्री एक पर्दानशीन औरत के पर्दे को हाथ लगाता और बेशरम जैसे बीजेपी वाले पूछते हैं क्या हो गया, चेहरे को इधर हाथ लगाया? ये भारत का संस्कार और संस्कृति में नहीं चल सकता। यहां पे इज्तिमा होता है, यहीं पे जो उम्मीदवार खड़ी है उसने गंदे लफ्जों में कहा था कि जहां पे इज्तिमा होता है वहां की जमीन हड़पने का काम यहां के मौलाना करते हैं।
कोई मौलाना जमीन हड़पने का काम नहीं करता है। पता है इज्तिमा का मतलब क्या है? हमारे यहां सत्संग होता है, लाखों की संख्या में हिंदू आते हैं और सत्संग सुनते हैं, पर वो जब नमस्कार ओम ये जो आवाज निकलती है उससे पूरे संसार को ताकत मिलती है, उससे पूरे संसार को आशीर्वाद मिलता है। यही काम इज्तिमा में होता है। जब दुआएं पड़ी जाती है जमीन पे तो वो जमीन पाक हो जाती है, वो शहर पाक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीकेसी। आपल्या हिंदू महिलांना पण सांगतो, मराठी लोक बसलेले आहेत तिथे। आपला बीकेसी नाम का जो एरिया था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एक जमाने में सिर्फ कीचड़ हुआ करता था, कीचड़। एक जमाने में वहां मिट्टी डाल के इस्तेमाल किया गया, दुआएं पड़ी गई। आज देश में सबसे महंगी जमीन कहां पे है? उस जगह की नाम पूछो तो उस जगह का नाम है बीकेसी। ये एमएम वैली के ऊपर 2 बार इस्तेमा हो गया। आज मुंब्रा में सबसे महंगी जमीन कहां पे है? क्योंकि दुआओं में जो ताकत है और किसी में भी नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये सब माहौल देख के न जाने दुआओं में कौन रियाज रखता है मुझे, न जाने दुआओं में कौन रियाज रखता है मुझे। मैं जब भी डूब जाता हूं दरिया उछाल देता है। ये जो दरिया है सामने, ये जो मजमा बैठा है सामने, दिखने में हालात कितने भी खराब हो, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग मशीन के सामने जाएंगे, जितेंद्र आभार को याद करेंगे, और हम जिस विकास का नाम लेके बाहर निकले, जिस तरक्की का नाम लेके बाहर निकले, जिस बदलाव का नाम लेके बाहर निकले, उसका साथ देंगे, जितेंद्र आभार की ताकत बढ़ाएंगे। और तुतारी पे हमारे जो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, सुधीर भगत, दिव्या गोटे, महेंद्र कोमुरलेकर और पल्लवी जगताप। अब ये मशीन में नहीं बताता हूं, ये बताएंगे। यार इतना ही रखना, मशीन कितनी भी रहे, डीजल तुतारी लिखी फटाफट दबाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इसको ढूंढो, उसको ढूंढो, एक वोट उसको, एक वोट उसको मत करो। जाओ सीधा मशीन देखो, एक मशीन है, 2 मशीन है, तो इधर देखते देखते पागल हो जाओगी, किसको कि देने का, इसको देने का कि उसको देने का। कोई इसको उसको मत देखो, जबरदस्त। इसलिए मेरा नारा क्या है? सबसे भारी आवाज कमा रहा है, आवाज सबसे भारी, तो तुतारी का बटन दबा के घड़ी की चाबी हमेशा के लिए बंद कर दो। इतना ही कहता, बाकी तो सब इनका नाम भी नहीं लेता हूं मैं। जबरदस्त। आखिरी बार मेरे साथ घोषणा देना, सबसे भारी। तो आखिरी हाथ उठाना यार, हाथ उठाएंगे तो मजा आ जाएगा यार। सबसे भारी, सबसे भारी। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।